वेलकम और वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रैड मैथ मेंटोर। तो आज के वीडियो में हम लीनियरली डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसकी डेफिनेशंस और हमने जो आर क्यूब आर के एलिमेंट्स होते हैं उनका इंडिपेंडेंस डिपेंडेंस चेक करना हम देख चुके थे। आज के वीडियो में हम कुछ नए एग्जाम्पल्स लेंगे जिसमें डिफरेंट वेक्टर स्पेसेस होंगे और उनके एलिमेंट्स को आपको डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट प्रूव करना आपको आना चाहिए। और ये जो दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में भी हम देखेंगे कि ये दोनों क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इन क्वेश्चन को आप तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, खुद से सॉल्व करके ट्राई करिए। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता है तो आप वेट करिए, हम इस वीडियो में इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहले हम रिकॉल कर लेते हैं लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस की डेफिनेशन जो होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर कोई सेट ऑफ वेक्टर्स है उसके लीनियर कॉम्बिनेशन में हमने ज़ीरो को लिखा और ज़ीरो वेक्टर को जब इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने के लिए जो हमने स्केलर्स यूज़ किए हैं, अगर इनकी लिए एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है जो कि है अगर ज़ीरो सोल्यूशन, तो हम उसे लीनियरली इंडिपेंडेंट कहते हैं। बट अगर इन स्केलर्स के लिए नॉन जीरो सोल्यूशन भी पॉसिबल है तो हम उसे लीनियरली डिपेंडेंस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंस का प्रूफ करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो यही है कि आपने यहाँ से स्टार्ट किया और इसके बाद इसका सोल्यूशन निकाला। अगर सोल्यूशन आ गया तो इसका मतलब जैसा भी जिस कैटेगरी का भी सोल्यूशन आया उस अकॉर्डिंग आप डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस डिसाइड करते हैं। बट कभी बार इसको देखने का दूसरा तरीका बहुत ज़्यादा काम आता है। जैसे आपने बोला, मान लीजिए लीनियरली डिपेंडेंस का क्या मतलब है, एक है लीनियरली इंडिपेंडेंस और एक है लीनियरली डिपेंडेंस। आप कह रहे हैं एक सेट ऑफ वेक्टर है, मान लीजिए अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3, और यहाँ पे वही सेट ऑफ वेक्टर्स हमने एक और ले लिया अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3। आप कह रहे हैं ये सेट ऑफ वेक्टर जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है और यही सेट ऑफ वेक्टर मान लीजिए इन केस ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हो रहा है कि ये आपस में एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है कि अगर इनमें से किसी भी एक वेक्टर को किसी भी दूसरे वेक्टर के रिस्पेक्ट में या उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब कि एक को आप बाकी किसी वेक्टर से नहीं बना सकते। जैसे अल्फ़ा 1 को आप अल्फ़ा 2 और अल्फ़ा 3 से नहीं बना सकते, अल्फ़ा 2 को अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिख सकते, और अल्फ़ा 3 को अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं लिखा जा सकता। इसी वजह से ये तीनों क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन डिपेंडेंट में क्या होता है, डिपेंडेंट में होता है एक वेक्टर को ऐसा पॉसिबल है कि कम से कम एक वेक्टर तो किसी बाकी जो दो वेक्टर्स हैं उनके लीनियर कॉम्बिनेशन से बनाया सकते हैं, यानी एक वेक्टर तो बाकी दोनों पे डिपेंडेंट हो सकता है। एक को बनाने के लिए आपने मतलब वो एक्स्ट्रा टाइप का है, उनको हम बाकी जो वेक्टर्स हैं सेट में उनसे आप आराम से रिप्लेस कर सकते हो। तो जैसे इस केस में आपने अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ले लिया, तो इन केस में कुछ भी हो सकता है। सपोज़ करिए आपने अल्फ़ा 3 को कह दिया कि अल्फ़ा 1 के किसी ए के लिए और किसी बी स्केलर के लिए आप इन दोनों को सॉल्व करके कुछ ना कुछ आपने बना दिया, अल्फ़ा 3 आपका बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा 3 इन दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो इसी वजह से ये सेट क्या कहलाता है, लीनियरली डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा नैरो डाउन कर लेते हैं। इस डेफिनेशन को नैरो डाउन इसलिए कर लेते हैं क्योंकि जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो हमारा इसी डेफिनेशन पे बेस्ड है। मान लीजिए आपके पास सिर्फ दो वेक्टर है, एक है आपके पास अल्फ़ा और एक है आपके पास बीटा। आपको इसको लीनियरली डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है। तो in the place of going according to this definition of linearly dependence and independence, we will choose the other way to check these vectors are linearly dependent or linearly independent। जैसे कि यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा है आपका। ओके, तो अभी मैंने बताया अगर ये इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब इसको और इनको एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में आप नहीं लिख सकते। यहाँ से आप कोई भी स्केलर लगाने, क्योंकि दो ही हैं तो इनमें समझना बहुत आसान है। अगर आप कोई भी स्केलर मतलब जो भी आपका फील्ड होगा, मान लीजिए वी एफ है तो वी एफ के एलिमेंट स्केलर होते हैं। आप एफ का कोई भी एलिमेंट लेके आप इसको अल्फ़ा को ए इंटू बीटा नहीं लिख सकते, ना ही आप ए को अल्फ़ा में मल्टीप्लाई करके आप कभी बीटा बना सकते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए। बट इन द केस ऑफ लीनियरली डिपेंडेंस वी कैन फाइंड अ स्केलर ए बिलोंगिंग टू एफ सच दैट कि आप अल्फ़ा इज इक्वल टू ए इंटू बीटा लिख सकते हैं या बीटा इज इक्वल टू ए इंटू अल्फ़ा लिख सकते हैं। एक स्केलर आप ऐसा फाइंड कर सकते हैं। अगर एक दूसरे को आप इस तरीके से लिख सकते हैं तो इसका मतलब डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब इंडिपेंडेंट हो गया। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम यही कंसेप्ट यूज़ करके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं।
आपको गिवन है कि अल्फा इज इक्वल टू ये है, बीटा इज इक्वल टू ये है, और आपको बोला जा रहा है इन सी स्क्वायर सी में तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, बट सी स्क्वायर आर में लीनियरली इंडिपेंडेंट है। दोनों में क्या डिफरेंस है, वी तो आपका सेम ही है सी स्क्वायर, लेकिन आपके जो स्केलर आपको यूज़ करने का जो आपका एक तरह का सेट है या फिर आपका जो भी यूनिवर्स है स्केलर चूज करवाने का, वो आपका अलग अलग है। इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ भी आप ले सकते हैं, इसमें सिर्फ आप रियल नंबर के ही स्केलर्स आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, आप अगर इसको यूजुअल मेथड से करने जाएंगे तो आप फंस जाएंगे, आप डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट नहीं प्रूव कर पाएंगे। लेकिन इस जो मेथड हमने अभी देखा है उससे आप इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अल्फा इज इक्वल टू 1 + i, 2 i गिवन है, बीटा इज इक्वल टू आपको क्या गिवन है 1, 1 + i। क्या आपको ढूंढना है अल्फ़ा के लिए ऐसा कोई यहाँ पे स्केलर पॉसिबल है कि मैं इसको मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकती हूँ। देखो दो केस है, पहले केस में आप स्केलर्स कॉम्प्लेक्स से उठा सकते हो, दूसरे केस में आप रियल नंबर से उठा सकते हो। दूसरा केस पर समझना ज़्यादा आसान है, हम पहले इसी को टैकल कर लेते हैं। अल्फ़ा है आपका 1 + i, 2i, बीटा है आपका 1, 1 + i। आप बताइए क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं कोई से भी स्केलर से मल्टीप्लाई करूं और मतलब रियल नंबर से, रियल नंबर को यहाँ पे लिखूं और इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं और उसको सॉल्व करने के बाद ये बन सके? कैसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी स्केलर यानी कि रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले प्लेस में तो आपको आई चाहिए, आई तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं 10 से करूँ 11 से करूँ तो पहले प्लेस में 11 ही बनेगा, आई नहीं बनेगा रियल से मल्टीप्लाई करने पर। सिमिलरली आपका ये वाला केस है, आपको बोला जा रहा है 1 + i और 2i को अगर आपको क्या इससे बनाना पड़े तो आप बना लेंगे? नहीं बना पाएंगे। आप ये कैसे हटाएंगे? 1 + i से 1 कैसे बना सकते हैं आप? ठीक है, नहीं बनेगा। कोई भी रियल नंबर आप कुछ भी आप सोचिए, √2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, जो मन है आप वो ले सकते हैं, बट आप कभी भी एक वेक्टर से दूसरा वेक्टर नहीं बना पाएंगे विद द हेल्प ऑफ रियल नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब वी कैन नॉट फाइंड सच ए स्केलर बिलोंगिंग टू रियल नंबर सच दैट कि वी कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू a इंटू बीटा और वाइस वर्सा बीटा इज इक्वल टू a इंटू अल्फा। Since we cannot find such scalars, that's why the set alpha beta is linearly independent. Okay, ये हो गई थ्योरी इसकी। अब डिपेंडेंट कैसे प्रूव करेंगे? डिपेंडेंट आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। डिपेंडेंट प्रूव करने का देखिए तरीका। डिपेंडेंट के लिए वही हमने जो अभी डेफिनेशन पढ़ी है कि आपको एक एलिमेंट ए ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि आप ए इंटू बीटा लिख सकते हैं। अब ए जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? यहाँ पे अब कॉम्प्लेक्स नंबर की बारी है। ठीक है, आप स्केलर से कॉम्प्लेक्स नंबर से आप कुछ ले सकते हैं। तो देखिए, देख सकते हैं फील्ड का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ ले सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 1 + i, 2i। बीटा की वैल्यू कितनी है 1, 1 + i। ठीक, अब देखिए आपको स्केलर यूज़ करना है। क्या बनाना है आपको? पहले पेज पे 1 + i, तो आप सीधे सीधे 1 + i से ही मल्टीप्लाई करेंगे। माइंड में सबसे पहले यही आएगा और ये ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है आप उसमें फील्ड के ही एलिमेंट लेते हैं। तो सी का एलिमेंट है ये, तो सी का ले रहे हैं। आर का नहीं था तो हम ये वाला एलिमेंट नहीं ले पा रहे थे। तो अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करिए, क्या बनेगा 1 + i, अंदर क्या बनेगा 1 + i का स्क्वायर। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए, 1 + i 1 - 1 प्लस का 2i। इसको सॉल्व करेंगे तो 2i बचेगा। तो देखिए 1 + i, 2i। तो आपको एक स्केलर ऐसा मिल गया कि आप अल्फ़ा को बीटा के हेल्प से आप बना सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सेट लीनियरली डिपेंडेंट हो गया ओवर द स्केलर। अगर आप सेट ऑफ स्केलर या फील्ड आप सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर आप सेट ऑफ रियल नंबर की बात कर रहे हैं तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बोला जा रहा है इसमें कि इफ़ एफ इज़ अ फील्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स प्रूव दैट द वेक्टर इन V2F आर लीनियरली डिपेंडेंट I+F ये। ठीक है, तो आपको इसमें कुछ नंबर्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको बस बोला गया है कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है। I+F का मतलब होता है आपको पहले इनको ये दोनों वेक्टर्स को लीनियरली डिपेंडेंट सपोज करके जाएंगे और ये कंडीशन प्रूव करेंगे, देन ये कंडीशन लेके जाएंगे और इस सेट को लीनियरली डिपेंडेंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। लेट पहले पार्ट में A1, A2 एंड B1, B2 आर लीनियरली डिपेंडेंट। आपने डिपेंडेंट ले लिए। नाउ अब डिपेंडेंट ले लिए, इसका मतलब जब भी आप 0, 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे A1, A2 प्लस B, B1, B2 इम्प्लाइज
ए इज़ इक्वल टू मतलब एक कम से कम एक सोल्यूशन तो आपका नॉन ज़ीरो आएगा ही आएगा, ठीक है। तो इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ से मिलेगा a इंटू ए वन प्लस का बी वन इंटू बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दूसरा मिलेगा a इंटू ए टू प्लस बी इंटू बी टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब देखिए, अब आपको पता है इसका जो सिस्टम ऑफ आप लीनियर इक्वेशंस का सिस्टम है, इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आप इसका कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं, a1 b1 a2 और b2। अब चूँकि ये लीनियरली डिपेंडेंट है तो देखिए अब थोड़ा सा हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका देखा था उस पे आते हैं। तो हमको पता है कि अगर ये डिपेंडेंट है, ठीक है, तो इसका मतलब रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो लेस देन आना चाहिए नंबर ऑफ वेरिएबल से, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब होता है अदर देन ज़ीरो सोल्यूशन भी उसका एक सोल्यूशन आएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, यानी कि जो रैंक ऑफ ए है, ये जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, इसकी रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल यानी कि जो कि 2 के बराबर है उससे कम होनी चाहिए। अब 2 से कम होना चाहिए यानी कि 2 तो नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए रैंक की कई सारे डेफिनेशंस है, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। एक तो है नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, जब आप इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। एक और तरीका होता है जो बेसिक डेफिनेशन होती है रैंक की, वो होती है माइनर से निकाला जाता है, ठीक है। अगर किसी मैट्रिक्स ए का रैंक मान लीजिए n क्रॉस n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है, तो अगर इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट या माइनर आप कह लीजिए, ठीक है, मैक्सिमम जितने ऑर्डर का माइनर नॉन जीरो आता है वही उसकी रैंक होती है। यानी मैक्सिमम से स्टार्ट करते हैं, जैसे ये n क्रॉस n का है, मान लीजिए आपने इस पूरे का डिटरमिनेंट निकाला और ये नॉन जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसकी रैंक कितनी हो जाएगी, n हो जाएगी। इन केस ऑफ दिस डिटरमिनेंट अगर इसका ज़ीरो वैल्यू ज़ीरो आ जाती है, n क्रॉस n ऑर्डर वाले मैट्रिक्स की ज़ीरो आ जाती है डिटरमिनेंट, तो इसका मतलब इसकी रैंक n से कम होगी, n नहीं होगी। n से छोटी n-1 हो सकती है, n-2 हो सकती है। उसके बाद क्या करते हैं, n-1 के जितने भी माइनर बनेंगे उन सब का डिटरमिनेंट निकालेंगे, और जितने भी जो वैल्यूज़ आएंगी अगर उनमें से किसी की भी नॉन जीरो आई के एक भी माइनर, अगर जो भी जितने भी आपने n-1 के बनाए आपने उनके में से किसी की भी वैल्यू अगर नॉन जीरो आई तो इसकी रैंक n-1 हो जाएगी, ठीक है। अगर सबकी ज़ीरो आ गई तो उसकी रैंक n-1 से भी कम होगी, फिर आपको n-2 के माइनस चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो वही केस आपको यहाँ पे भी कंसिडर करना है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि इसकी जो रैंक है वो 2 से कम है, यानी कि 2 नहीं होगी, 2 नहीं होगी यानी कि इसकी रैंक 2 नहीं होगी। इसका मतलब अगर 2 ऑर्डर का जो माइनर है उसकी वैल्यू 0 होगी, तभी 2 से कम में कंसिडर करेंगे। तो 2 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आप देख लिए, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a1 b2 माइनस b1 a2, ठीक है, ये बराबर आएगा। तो चूंकि ये डिपेंडेंट है तो इसका मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो हो गया प्रूफ कि अगर ये डिपेंडेंट है तो ये तभी होगा जब इसकी वैल्यू 0 होगी, तो ये कंडीशन आपकी प्रूफ हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में आपको क्या करना पड़ेगा कि 2 वेक्टर्स हैं a1, a2 एंड b1, b2 सच दैट कि इनमें ये वाली कंडीशन अप्लाई हो रही है, a1 b2 माइनस b1 a2 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है और आपको प्रूव करना है ये लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो सिर्फ फिर से सेम केस, आपको इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट चेक करने के लिए a1, a2 b1, b2 इज इक्वल टू 0, 0 ले लेंगे, इक्वेशंस बनाएंगे, सेम यही इक्वेशंस बनेगी, फिर कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाएंगे, a1, a2 b1, b2 बनेगा, और फिर इसके लिए वैल्यू निकालना स्टार्ट करेंगे। तो आपको पता है इसका डिटरमिनेंट ही चेक करते हैं, तो इसका डिटरमिनेंट कितना बनेगा आपके पास, a1 b2 माइनस b1 a2। ये वाली वैल्यू जैसी होगी, अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब डिपेंडेंट होगा, अगर ये नॉन जीरो आ गई तो इंडिपेंडेंट होगा। बट आपको गिवन है ये वाली वैल्यू कैसी है, 0 आप कंसिडर करके जा रहे हैं, तो ये तो 0 है, तो दिस इम्प्लाइज रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन 2। लेस देन 2 का मतलब होगा इसका एक नॉन जीरो सोल्यूशन भी आएगा, देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो सोल्यूशन। दिस इम्प्लाइज ये जो सेट ऑफ वेक्टर्स है वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन इस टाइप में से कर लेते हैं, फिर ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो हम बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कर लेते हैं। इसमें आपको बोला जा रहा है कि
ये दिया हुआ है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है, इस टाइप के एग्जांपल दिए हैं। तो अब आप इसमें देखिए, आप अगर 0 को इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखेंगे तो a⁻2x bx² प्लस का cx हो जाएगा। ठीक है, अब इससे इक्वेशंस ही नहीं बनेंगी, आप कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको इक्वेशंस बनानी पड़ती हैं। ये जो है फंक्शन है, अब फंक्शन है कहाँ से कहाँ तक, आर से आर में। तो आर में आप कोई भी अगर एक वैल्यू के लिए अगर ये इंडिपेंडेंट होंगे तो सारी वैल्यू के लिए इंडिपेंडेंट होंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इससे इक्वेशन बनाने की कोशिश करेंगे। तो इक्वेशंस कैसे बनेंगी, आप एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए आप इन इक्वेशंस को बना लीजिए। आपको जो वैल्यू एक्स की आसान लगे उनके लिए बना लीजिए। जैसे मुझे लगता है मैं 0 लगाऊंगी तो मेरा अच्छे नंबर मिलेंगे। यहाँ पे x=1 लगा लेते हैं, 2 लगा लेते हैं। आप अपनी चॉइस के कोई भी नंबर आप क्योंकि पूरा सेट ऑफ आर आपका डोमेन है, तो आप कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 0, 1, 2 ले लिए। अब 0 लगाने पे इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस 0 इंटू बी प्लस 0 इंटू सी। अगली इक्वेशन क्या बनेगी 1 लगाने पर, a² प्लस b प्लस का c। 2 लगाने पे क्या बनेगा, a⁴ प्लस 4b प्लस का 2c बनेगा। ठीक है, अब इन इक्वेशंस को सॉल्व करिए, उसके अकॉर्डिंग आपकी वैल्यू डिसाइड होगी। तो इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 0 0 e² 1 1 e⁴ 4 2। अब वही चीज़ हो गई, इसका डिटरमिनेंट आप निकाल लीजिए, डिटरमिनेंट से ही ज़्यादा आसान पड़ेगा। अब इसका डिटरमिनेंट अगर आपने निकाला तो आप पहले रो के रेस्पेक्ट में निकाल लीजिए, कितना बनेगा आपके पास ये वैल्यू 2 - 4। ऑब्वियस सी बात है, कैसी वैल्यू आ गई, नॉन ज़ीरो। तो मैट्रिक्स का मैक्सिमम ऑर्डर कितना बन रहा है, 3×3 का, और यही वाली का डिटरमिनेंट क्या आ रहा है, नॉन ज़ीरो। तो इसका मतलब रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स विल बी 3। अब 3 है और नंबर ऑफ वेरिएबल के बराबर है, तो एक ही सोल्यूशन पॉसिबल है जो कि होगा ज़ीरो सोल्यूशन। ज़ीरो सोल्यूशन पॉसिबल है, इसका मतलब ये जो सेट ऑफ फंक्शंस दिया हुआ है ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2-3 तरह के क्वेश्चन और बचे हुए हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।